नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या क्या होती है, इसके क्या कारण हैं और वो कौन कौन से लक्षण हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के मरीज को सामान्यतः देखे जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज काफी परेशान रहता है। साथ ही साथ हम एंडोमेट्रियोसिस का एक परमानेंट इलाज जानेंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसका एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई स्थायी इलाज नहीं है। साथ ही साथ ये और भी ज्यादा प्रोग्रेशन में चली जाती है। तो आज हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या इलाज और क्या इसका कारण है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी बच्चेदानी में पाए जाने वाली एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो बच्चेदानी के अलावा किसी अन्य जगह पे पाई जाए तो इस कंडीशन को मेडिकल में एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है? जो हमारी बच्चेदानी की दीवार होती है, जो हर महीने साइक्लिक हार्मोनल चेंज की वजह से ग्रोथ में जाती है, और जब वो हार्मोनल चेंज डिक्लाइन होता है, जब वो हार्मोन्स का लेवल कम होता है, तो पीरियड ब्लड के साथ में वो एंडोमेट्रियम शेड होके बाहर चली जाती है। ये पूरी साइकिल लगभग 28 से 35 दिन के अंदर महिलाओं में चलती है, जिसमें 4 से 5 दिन आखिरी में महिला को ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग के दौरान एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। ये एक सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेनोमेनन है। जब भी ये एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के दीवार के अलावा किसी अन्य जगह पे पाई जाए, जैसे ओवरी के अंदर अगर पाई जाए, या जो पाउच ऑफ डगलस होता है उसमें मिलती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब में एंडोमेट्रियम पाई जाए, तब इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। बहुत बार तो ये पेट के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल ही होती है, लेकिन कई एक बार ये एब्डोमेन के बाहर भी हो जाती है। जैसे आपको सिजेरियन सेक्शन आपने करवाया तो जो स्कार बना था, तो कई बार स्कार में वो एंडोमेट्रियल टिश्यू आ जाता है, तब ये एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। आउटसाइड द एब्डोमेन का एक फेनोमेनन हो गया। साथ ही साथ बहुत बार ये देखा जाता है कि कई महिलाओं में पीरियड के दौरान नाक से खून आना या फिर लैट्रिन में खून आने की समस्या भी देखी जाती है। तब ये होता है कि उनके अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, बहुत बार या तो लंग्स के अंदर या नेजल म्यूकोजा में या फिर रेक्टम में भी पाई जाए, तो ये उनको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूं आप एंडोमेट्रियोसिस का शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे कि जब भी बच्चेदानी की लेयर और किसी अन्य ऑर्गन में मिले तब हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में मरीज को क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लक्षण देखने को मिलता है वो है सीवियर डिस्मेनोरिया, जिसमें मरीज को पीरियड के पहले से दर्द होना चालू होगा, पीरियड के दौरान दर्द होगा और पीरियड के बाद में भी इतना तेज दर्द होता है कई एक बार मरीज को कि वो बेहोश हो जाए। उसको बहुत बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, इतना सीवियरिटी के साथ में उसको पेट का दर्द होता है। दूसरा जो इसमें लक्षण देखने को मिलता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस। महिलाओं की माहवारी इसमें काफी डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत बार उनको महीने में 2 से 3 बार पीरियड्स आएंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स काफी इरेगुलर हो जाते हैं, 1 या 2 महीने के अंदर आएंगे। तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज अलग अलग महिलाओं में अलग अलग प्रकार से देखी जाती है। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है इनफर्टिलिटी। जब भी महिला कंसीव करने का ट्राई करेगी तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस का। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं ये कंप्लेंट करती है कि उनको पेट में लगातार दर्द बना रहता है, खास करके निचले पेट में उनको दर्द काफी महसूस होता है। तो ये एक लक्षण देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें डिस्पैरायूनिया भी देखने को मिलता है। डिस्पैरायूनिया का मतलब ये पेनफुल इंटरकोर्स, जब भी इंटरकोर्स करेंगे तो वो काफी दर्द वाली कंडीशन होगी उसमें। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। ये इनफर्टिलिटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट कारण हो गया है, खास करके जो आजकल की फेनोमेनन में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है एंडोमेट्रियोसिस। अब हम ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या कारण है, क्यों एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। देखिए दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस का क्या एग्जैक्ट कारण है ये मेडिकल साइंस को नहीं पता। कुछ थ्योरीज इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मली ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो वेजाइना के थ्रू 4 से 5 दिन में बाहर कर दिया जाता है। जब भी ये फ्लो आगे ना जाके पीछे की तरफ जाए, अंदर के ऑर्गन्स पे जो अपर जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें चला जाए, तो ये रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहलाता है कि ब्लड आगे ना जाते हुए फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में या फिर पाउच ऑफ डगलस में स्टोर हो जाए, तो वो एंडोमेट्रियम वहां पे ग्रोथ करने लगेगी। दूसरी थ्योरी इसके पीछे होती है कि कई बार
स्कार टिश्यू में जब भी ऑपरेशन करवाया हो, आपने हिस्टेक्टोमी करवाई हो या फिर आपने सीजर करवाया हो, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम के कुछ टुकड़े वहां पे रह जाएं, जिसकी वजह से वो वहां पे ग्रोथ करने लगे। ये कुछ थ्योरीज हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कुछ ही महिलाओं में होता है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन सब महिलाओं को ये नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे जेनेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिन महिलाओं के अंदर कुछ जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होगा एंडोमेट्रियोसिस होने का, उन्हीं लोगों को होती है, ऐसे सबको ये नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि इसके पीछे कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, कुछ थ्योरीज और जेनेटिकल फैक्टर्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज हम देते हैं। देखिए, जहां तक रही एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात, तो वहां पे जो ट्रीटमेंट है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि महिला को पूरी तरीके से आराम मिल जाए। वो बहुत ज्यादा दर्द में रहती है, दर्द के लिए वो पेन किलर देते हैं, लेकिन उनसे कोई स्थायी समाधान नहीं होता। आगे चल के अगर इनफर्टिलिटी का केस आएगा तो फिर आगे चल के उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन होम्योपैथी में एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। लगभग 70 से 80% केस ऐसे होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। उनका दर्द लगभग हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नॉर्मल जो दर्द होता है सिर्फ उतना ही रहेगा। साथ ही साथ उनको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वो दवाइयां हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। देखिए, पहले आप ये समझिए कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। हम 2 हिस्से में दवाई चलाते हैं। एक हिस्सा दवाई का तब रहता है जब महिला को पीरियड आने वाला हो, उस दौरान हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे उनका दर्द रुकता है। ये दवाइयां एलोपैथी की तरह ही काम करती हैं कि उनके दर्द को रोकने के लिए, साथ ही साथ उनकी जो पैथोलॉजी अंदर चल रही है उसको भी ये हैंडल करती है। तो वो दवाइयां कौन कौन सी है? तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां जो इसमें इस्तेमाल होती है वो है ज़ेंथोज़ाइलम और दूसरी है सिमिसिफुगा। जब आप ज़ेंथोज़ाइलम को या फिर सिमिसिफुगा को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ओवेरियन न्यूराल्जिया, न्यूराल्जिक टाइप ऑफ पेन इन मेंसेस। तो जब भी बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ में दर्द होगा तो हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मैगफॉस, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, अब इसमें दर्द क्यों हो रहा है, अब हम पहले इसको जानते हैं कि दर्द होता क्यों है। मेंस्ट्रुअल ब्लड में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ऐसे निकलते हैं जो वहां पे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को करते हैं, जिसकी वजह से महिला को दर्द होता है। तो जब हम सिमिसिफुगा या ज़ेंथोज़ाइलम या मैगफॉस जैसी दवाइयां देंगे तो ये साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को कम भी करेंगी और आपके दर्द से आपको रिलीफ भी देंगी। फिर जब महिला का पीरियड खत्म हो जाता है तब हम उसकी सिम्टम टोटलिटी को, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को, सारी चीज़ों को कंसिडर रख के उसकी जो दवाई होगी वो निकालेंगे, उस दवाई को देंगे। लगभग 8 से 10 महीने का इलाज इसमें चलता है, जिसमें महिला को पहले या दूसरे महीने से दर्द में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने लगता है और उसकी समस्या 8 से 10 महीने में हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और वो आगे चल के कंसीव भी करती है, उसको दर्द नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ आप एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन को समझ गए होंगे, इसका इलाज समझ गए होंगे, इसका जो कारण है वो समझ गए होंगे। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले मंगलवार और शनिवार को आने वाले और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।